नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करने वाले हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। नाम सुना है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको अपन निर्वाचन आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो आज इसी निर्वाचन आयोग की संस्था के बारे में बात करने वाले हैं। इसकी स्ट्रक्चर, इसका काम और इसके पास में क्या क्या पावर है ये जानेंगे, और इसकी कमियां क्या क्या हैं ये सब चीज़ें अपन जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि निर्वाचन आयोग का काम क्या क्या होता है। तो निर्वाचन आयोग के मुख्य रूप से 4-5 काम होते हैं, जैसे कि किसी राजनीतिक पार्टी को मान्यता देना, किसी राजनीतिक पार्टी को मान्यता प्रदान करना कि वो राज्य स्तर की है या फिर राष्ट्रीय स्तर की है, तो मान्यता देने का काम इसका है। और उसको चुनाव चिन्ह देने का काम भी कौन करती है, यही निर्वाचन आयोग नामक संस्था करती है। निर्वाचन आयोग का काम होता है मतदाता सूची तैयार करना और उसको समय समय के साथ में अपडेट करना। तो ये हो गए हमारे दो काम। तीसरा काम अगर अपन लें तो अपन यह कह सकते हैं कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य भी निर्वाचन आयोग ही करता है। समझ नहीं आया होगा तो बता देता हूँ। तो निर्वाचन, किसी क्षेत्र में चुनाव होना है तो उस क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण कौन करेगा, वो निर्वाचन आयोग करेगा कि यह क्षेत्र है वो एक सांसद के अधीन आएगा, कौन सा क्षेत्र कितना बड़ा है और कौन सा क्षेत्र क्या है। तो ये सब चीज़ें निर्वाचन आयोग चुनाव से संबंधित से अपनी सीमाओं का निर्धारण करता है। तो ये है निर्वाचन आयोग की तीसरी बात। चौथी बात करें तो निर्वाचन आयोग के और भी बहुत से काम हैं, जैसे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दो प्रमुख व्यक्ति हैं, और चुनाव से संबंधित अगर कोई भी अधिसूचना जारी करनी होती है तो कौन सूचना जारी करता है, राष्ट्रपति या राज्यपाल ही करते हैं जनप्रतिनिधि एक्ट के तहत। जनप्रतिनिधि एक्ट के अनुच्छेद 14 और 15 के अनुसार राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास में पावर होती है कि वो क्या करते हैं, अधिसूचना जारी करते हैं। तो अब बात आ जाती है कि उनको सुझाव देता है, किससे संबंधित सुझाव देने का काम करती है यह संस्था। तो निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति और राज्यपाल को बताती है कि किस क्षेत्र में चुनाव करवाया जा सकता है, क्या वहाँ की सिचुएशन चुनाव कराने लायक है या नहीं। तो यह जो बात है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल को बताने का काम जो है वो निर्वाचन आयोग करता है, और निर्वाचन आयोग के कहने पर ही चुनाव करवाया जाता है। राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा निर्वाचन आयोग की बातों को। इस तरीके से निर्वाचन आयोग के काम है। बात करते हैं निर्वाचन आयोग की संरचना की, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखो, इस संस्था का स्ट्रक्चर जो था वो शुरुआत में जब संविधान निर्माताओं ने इस संस्था का उल्लेख किया था तो एक सदस्य का स्ट्रक्चर बताया था कि भाई इसका एक निर्वाचन आयुक्त होगा, एक प्रमुख होगा, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होगा। तो ठीक है, तो यह बात कही गई थी। तो निर्वाचन आयुक्त का संविधान में तो एक व्यक्ति का उल्लेख किया गया था, लेकिन 1989 में कुछ बदलाव किए गए। 1989 के अंदर बदलाव किया गया, और बदलाव क्या किया गया, एक सदस्य की जगह पर 3 सदस्य कर दिए गए। एक तो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हो गया और उसके अलावा 2 अन्य निर्वाचक आयुक्त बना दिए गए। तो 3 सदस्यीय संस्था बना दिया गया। फिर 1989 से 1990 तक 3 सदस्यीय रहता है, और 1990 से 1993 तक फिर से 1 सदस्यीय संस्था बना दिया जाता है, और 1993 से लेकर अब तक इसको 3 सदस्यीय संस्था के रूप में ही देखा जा रहा है। तो ये था हमारा निर्वाचन आयोग का स्ट्रक्चर। 1 सदस्यीय था कि 3 सदस्यीय। 1989 में 3 सदस्यीय बनाया गया, 1990 में वापस बंद कर दिया गया और वापस 1 सदस्यीय संस्था बना ली गई। 1993 में फिर से अपडेट किया गया और इसको 1 सदस्यीय की जगह पर वापस 3 सदस्यीय संस्था बना लिया गया। तो ये था निर्वाचन आयोग के स्ट्रक्चर की बात। अब बात करते हैं निर्वाचन आयुक्त की। तो निर्वाचन आयुक्त की अगर बात की जाए ना, तो निर्वाचन आयुक्त जो है उसका सिलेक्शन किस तरीके होगा, किस तरीके से होगा, तो यह जो है वो इसका कोई उल्लेख तो किया गया है नहीं कि भाई उसकी योग्यता क्या होगी। फिर भी आईएएस अधिकारी जो टॉप लेवल के अधिकारी होते हैं उनमें से ही किसी एक को निर्वाचक आयुक्त बनाया जाता है, निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाता है। ऐसा हमारा प्रथा चलती आ रही है। संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया इस बात का। सबसे बड़ी कमी है यही कि संविधान में निर्वाचन आयुक्त के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है, उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में कोई बात नहीं की गई है कि भाई इस पोस्ट पर जाने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो और अपन बात कर लेते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में कि निर्वाचन आयुक्त जो होता है तो उसके कार्यकाल की बात की जाए तो उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष माना जाता है, लेकिन संविधान में इस बात का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो यह हमारी एक और कमी हो जाती है निर्वाचन आयुक्त के बारे में।
तो उसके कार्यकाल को केवल राष्ट्रपति मान्यता के आधार पर ही चला रहा है, बाकी उसका कोई संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। बात कर लेते हैं निर्वाचन आयुक्त की, और क्या बात कर सकते हैं अपन, तो और अपन निर्वाचन आयुक्त की इतनी ही बातें कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो एक और बात हो सकती है कि उसको नियुक्त कौन करेगा। सबसे बड़ी बात यह भी आ जाती है कि उसका चुनाव कौन करेगा, वो किस व्यक्ति को उस पोस्ट पर बिठाना है। इस चीज़ का चुनाव करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि यह बहुत बड़ी संस्था है और यह माना जाता है कि निर्वाचन आयुक्त जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान माना जाता है और सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही उसको सैलरी दी जाती है। तो बहुत बड़ी पोस्ट हो जाती है, तो उसके चुनाव से संबंधित भी बात होनी चाहिए कि किसका सही सिलेक्शन करके उस पोस्ट पर बैठाया जाए। तो इस सिलेक्शन के लिए एक विवाद चला था अनूप बनाम भारत संघ, जिसका रिजल्ट जो है वो 2023 में आया है और 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष सुनाया है कि निर्वाचन आयुक्त का जो चुनाव होगा वो राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाएगा? नियुक्त किया जाएगा। और राष्ट्रपति किसको नियुक्त करेगा? अपनी मनमर्जी से तो कर नहीं सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक 3 सदस्यीय संस्था बनाई जाएगी, एक समिति गठित की जाएगी और वह समिति निर्धारित करेगी कि किस व्यक्ति को बैठाना है। और वो 3 सदस्य कौन कौन होंगे? उसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष का नेता और तीसरा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। ये 3 व्यक्ति मिलकर के एक समिति बनाएंगे और वो समिति डिसाइड करेगी कि किस व्यक्ति को निर्वाचन आयुक्त बनाना है, तब जाकर के उसको बनाया जाएगा। तो यह जो रिजल्ट था वो 2023 में ही सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला सुनाया है और बाद में संसद ने भी इसको कानून के तहत पारित कर दिया है और पारित करने के बाद में संसद ने भी एक बिल पेश करके उसको पास कर दिया है। और वो जो बिल पास हुआ था उसमें बता दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा उसका क्या किया जाएगा? चयन किया जाएगा निर्वाचन आयुक्त का। तो ये थी हमारे निर्वाचन आयुक्त के बारे में जानकारी। तो अब बात करते हैं संविधान में उल्लेख की। तो निर्वाचन आयोग का संविधान में कहाँ उल्लेख मिलता है? तो अनुच्छेद 324 से लेकर के 329A तक संविधान में इस निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है। 324 में बताया गया है कि कौन सी एक संस्था होगी जो अधीक्षण, निरीक्षण, चुनाव से संबंधित अधीक्षण, निरीक्षण और परीक्षण करेगी। तो यह बात जो कहा गया है वो 324 में कहा गया है और 324 में बताया गया है कि एक संस्था बनाई जाएगी जो क्या करेगी? चुनाव से संबंधित निरीक्षण, अधीक्षण, परीक्षण जो भी करना होगा वो सारा काम करेगी। 325 में बताया गया है कि धर्म, नस्ल, लिंग, इन आधारों पर किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर किसी के साथ में भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। उनको वयस्क मताधिकार दिया जाएगा। अगर वो मत देने के योग्य है तो वो मत देगा, उसे अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। धर्म, नस्ल, लिंग और जाति के आधार पर उसको अयोग्य नहीं घोषित कर सकते, वह देगा। ठीक है, तो यह बात जो है वो 325 में कही गई है और 326 में वयस्क मताधिकार की बात की गई है। और 326 के बाद में बात करें 327 की, तो 327 में हमारे यह उल्लेख किया गया है कि संसद के पास में क्या क्या शक्ति है, निर्वाचन आयोग से संबंधित क्या क्या संसद के पास में बदलाव करने की पावर है, क्या चुनावों से संबंधित संसद के पास में क्या पावर है, वो क्या बदलाव कर सकती है, वो सब जानकारी के लिए 327वां अनुच्छेद दिया गया है। 328वां राज्य को दिया गया है। राज्य के अगर अपन बात करें तो ग्राम पंचायत, नगर पालिका और नगर परिषद जैसे चुनावों के छोटे जो स्तर के चुनाव होते हैं ना, वो चुनाव निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है, वो राज्य स्तर पर संभाले जाते हैं। तो राज्य स्तर पर अलग से एक निर्वाचन आयोग होता है, तो उसके काम होता है ये सारा काम। तो ये जो राज्य स्तर पर काम किए जाते हैं, तो राज्य की विधानमंडल के पास में पावर होगी निर्वाचन आयोग में बदलाव करने की। तो राज्य के विधानमंडल के पास में भी ऐसी पावर दी गई है जो अपने छोटे स्तर वाली निर्वाचन आयोग के संबंध में क्या क्या बदलाव कर सकती है। तो उसका उल्लेख 328 में किया गया है। 329वें अनुच्छेद में बताया गया है कि अदालत जो है वो क्या करेगी? इस निर्वाचन आयोग के कामों से या फिर कहें निर्वाचन से संबंधित मामलों से दूर रहेगी। कि मतलब अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी निर्वाचन से संबंधित, निर्वाचन आयोग के कार्यों से संबंधित किसी भी काम में बीच में कोई भी काम नहीं करेगी, बीच में कोई भी परेशानी की नहीं करेगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो यह बात जो है वो संविधान में कही गई है 329 में। प्रधानमंत्री और अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित एक और अनुच्छेद बाद में पारित किया गया था और वो जो अनुच्छेद पारित किया गया था वो पारित किया गया था कब? वो पारित किया गया था हमारा
बाद में पारित किया जाता है। और यह जो अनुच्छेद जो बनाया गया वो अलग से जोड़ दिया गया 329A, प्रधानमंत्री और अध्यक्ष से संबंधित 329A में बात करता है उनके चुनाव से संबंधित बातों को। तो ये था हमारा संवैधानिक प्रावधान। संविधान के भाग 15 में इसका उल्लेख किया गया है 324 से 329A तक। ये बात हो गई हमारी इसकी। बात करते हैं कि इसके विकास क्रम की, कि भाई निर्वाचन आयोग 1950 से चलता आ रहा है, उसने क्या क्या बदलाव किए हैं वो जरूरी है जानना। तो इसको 3 चरणों में बांट करके पढ़ा जाता है। 1950 से 1996 तक का काल, फिर 1996 से 2000 तक का काल, फिर 2000 से अब तक का काल। इस तरीके से बांट करके इसको पढ़ा जाता है। तो इसके बारे में अगर अपन जानने की कोशिश करें ना, तो हमें यह जान लेना चाहिए कि 1950 से 1996 के बीच में एक तो फोटो युक्त पहचान पत्र की प्रथा शुरू हुई थी। ईवीएम मशीन का प्रचलन शुरू हुआ था। अगर किसी नेता की मृत्यु हो जाती है चुनाव के समय तो चुनाव रद्द नहीं किए जाएंगे। ऐसी प्रथा भी 1950 से 1996 के बीच में चली थी। तो ये कुछ प्रथाएं थी जो प्रथम चरण में चलती है। कौन कौन सी? फोटो युक्त पहचान पत्र, ईवीएम मशीन का प्रचलन, नेता की मृत्यु हो गई तो चुनाव रद्द नहीं किए जा सकते। और एक चीज और, यह बात का भी उल्लेख किया गया है कि पहले तो जब संविधान हमारा लागू हुआ था उस समय वोट डालने वाले व्यक्तियों की उम्र 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन बाद में 1989 में जाकर के इसमें बदलाव किया जाता है। 21 वर्ष की जगह पर 18 वर्ष कर दी जाती है, वयस्क मताधिकार दे दिया जाता है। तो इसकी जो उम्र है वो 18 वर्ष की गई थी। तो यह बदलाव भी निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। फिर अगर अपन बात करते हैं 1996 से 2000 के बीच में 2 काम किए गए थे। एक तो पोस्टल बैलेट, समझते हो ना, डाक द्वारा वोट देने का सिस्टम जो था वो 1999 में लागू हुआ। और 1997 में राष्ट्रपति जो होता है उसके संबंध में निर्वाचन के संबंध में बदलाव किए गए। क्या बदलाव किए गए थे? पहले तो सिचुएशन ये थी कि 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक जिसके पास थे और 2500 रुपये जिसके पास में थे, 2500 रुपये जिसके पास में थे, वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपना पर्चा भर सकता है। लेकिन बाद में इसमें 1997 में अपडेट किया गया और यह कर दिया गया कि 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और इसके साथ में 15,000 रुपये आरबीआई को जमा करवाने पड़ते हैं। तो यह जो उल्लेख है वो 1997 में अपडेट किया गया है। तो ये 2 काम दूसरे चरण में किए जाते हैं। तीसरे चरण की बात करें तो वीवीपैट नाम की एक मशीन लगाई जाती है, वोटर वेरीफाइएबल मशीन लगाई जाती है। तो वो जहाँ पर अपन मत देने जाते हैं ईवीएम मशीन के पास में ही लगी होती है। फीडबैक देने का जो काम करते हैं अपन, वो उस मशीन में दर्ज होता है। तो यहाँ पर यह बात भी आ जाती है, वीवीपैट मशीन जो है वो लगाई गई है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जैसे कि आपने वोट डाला और वोट डाल करके जब उस कमरे से बाहर निकल करके, उस स्थल से बाहर निकल करके जाओगे तो मीडिया वाले आपसे पूछेंगे कि क्या हुआ, किस तरीके से वोट डाला, वो सब चीज़ पूछते हैं। तो उसको एग्जिट पोल पर प्रतिबंध की बात की गई है। तो ऐसी बातों पर प्रतिबंध लगाया गया है, वो तीसरे चरण में लगाया गया है। इसके साथ में एक प्रथा और चलती है, पिंक बूथ। नाम सुना है क्या? पिंक बूथ की बात की जाए तो महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए चलाया गया सिस्टम है। तो महिलाएं जो है, बहुत सी महिलाएं ऐसी है जो वोट डालने नहीं जाती, इसलिए महिलाओं के वोट को डालने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये पिंक बूथ का सिस्टम चलाया गया है। पूरा कलर गुलाबी होता है और वो सब जो महिलाएं होती है वो सब गुलाबी कलर की ड्रेस पहन करके रखती है। और जो भी काम होता है वोट चुनाव से संबंधित जो भी अधिकारी होते हैं वहाँ पर, वो सब के सब गुलाबी कलर कपड़े पहने हुए होते हैं। तो ये था पिंक बूथ का सिस्टम। इसके साथ में और भी कई ऐसे बदलाव छोटे मोटे किए जाते रहे हैं। तो ये है हमारा निर्वाचन आयोग, जिसके बारे में अपन ने जानकारी ली। निर्वाचन आयोग ने बहुत सारे बदलाव किए हैं, ये अपन ने जाना। निर्वाचन आयोग के काम क्या क्या होते हैं यह अपन ने जाना। और अपन ने यह भी जाना कि निर्वाचन आयोग की कमियां क्या क्या है। इसके अलावा और अपन क्या जान सकते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। इतनी जानकारी जो मेरे पास थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में अगला टॉपिक पर बात अपन करेंगे।